यूपी के फिरोजाबाद समेत कुछ जिलों में रहस्यमयी बुखार से हुई कई बच्चों की मौत से हड़कंप मच गया। जिन जिलों में इस बुखार का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला उनमें फिरोजाबाद भी शामिल है, जहां स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब तक 33 बच्चों की मौत की जानकारी दी गई, जबकि करीब 150 बच्चों का वहां के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनमें कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। ये जानलेवा रहस्यमयी बुखार वहां लगातार फैल रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फौरन एक्शन में आए और उन्होंने फिरोजाबाद पहुंचकर अस्पताल में भर्ती बच्चों का हाल जाना। साथ ही सीएम ने डॉक्टरों से भी बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त मात्रा में मैन पावर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। बच्चों की जान ले रहे इस रहस्यमयी बुखार का पता लगाने के लिए सरकार विशेषज्ञों की मदद भी ले रही है, जबकि स्वास्थ्य विभाग की टीमें वहां के मोहल्लों में घूम घूम कर इस बीमारी की चपेट में आए बच्चों का पता लगाने में जुटी हैं, ताकि बच्चों को फौरन इलाज मुहैया कराया जा सके और बीमारी को भी फैलने से रोका जा सके। ये हो सकता है कोई नया वेरिएंट हो, जो कि अभी हम इसकी जांच करवा रहे हैं और उसी के लिए हमारी विशेषज्ञों की टीम आई हुई है। फिरोजाबाद के अलावा मथुरा और आगरा में भी कई बच्चों के बीमार पड़ने की खबर है, जिनके इलाज के लिए सरकार की ओर से जरूरी निर्देश प्रशासन को दिए गए। महाराष्ट्र में मंदिरों को खोलने के मुद्दे पर बीजेपी ने जन्माष्टमी के मौके पर राज्य भर में उद्धव सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इससे पहले भी बीजेपी इस मुद्दे पर सड़कों पर उतर चुकी है, लेकिन इस बार उसने जन्माष्टमी के मौके पर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसकी एक तस्वीर मुंबई से सामने आई, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता उद्धव सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। ये सभी लोग वहां कांदिवली इलाके के एक मंदिर के बाहर जुट गए, जिसकी जानकारी पुलिस को पहले से ही थी। इसलिए मंदिर के बाहर पुलिस का भारी बंदोबस्त दिखाई दिया और जैसे ही इन प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया। बकायदा पुलिस बैंक को यहाँ पर बुलाया जा रहा है, ताकि जो लोग जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और जो भी लोग बीजेपी के पहुंचे हुए हैं उन्हें हिरासत में ले जाए। बीजेपी नेता राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार से मंदिरों को जल्द खोलने की मांग की। शराब के ठेके खोलने के लिए नियम बनाए, वैसे ही नियम मंदिर खोलने के लिए बनाइए। प्रदर्शन की कुछ ऐसी ही तस्वीर पुणे से भी सामने आई। वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शंख, घंटे और मंजीरे बजाकर अपना विरोध जताया। उधर नासिक में भी श्री गंगा गोदावरी मंदिर के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसमें मंदिर के पुजारी भी शामिल हुए। सौभाग्य की बात है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता एक महीने से मांग कर रहे हैं कि जिन नियमों के तहत बार और रेस्टोरेंट खोलने और लोकल ट्रेनों में यात्रा की छूट दी गई है, वैसे ही नियम बनाकर मंदिर भी खोले जाए। जबकि महाराष्ट्र सरकार को आशंका है कि जन्माष्टमी पर दही हांडी और 10 दिन बाद शुरू होने वाले गणेशोत्सव में भीड़ उमड़ी तो महामारी फिर से बेकाबू हो जाएगी, और इन त्योहारों पर भीड़ रोकने की सलाह केंद्र सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने भी दी, जिसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार धर्मस्थलों को खोलने के लिए तैयार नहीं। पंजाब में कांग्रेस की कलह का अंत होता नहीं दिख रहा। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच का झगड़ा सुलझाने के लिए लंबी माथापच्ची हुई थी, और कुछ दिनों की शांति के बाद अब एक बार फिर से झगड़ा बढ़ता दिखने लगा, क्योंकि इस बार सवाल यह है कि पंजाब का विधानसभा चुनाव कांग्रेस किस नेता के चेहरे पर लड़ेगी। झगड़े को हवा तब मिली जब हरीश रावत ने कैप्टन के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कही, लेकिन यही बात सिद्धू के खेमे को खटक गई। ऐसी खटकी कि सिद्धू के करीबी प्रगट सिंह ने हरीश रावत से ही तीखे सवाल पूछ लिए। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਵਤ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨੀਆਂ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ। सिद्धू का खेमा आक्रामक हुआ तो हरीश रावत के तेवर नरम पड़ गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं और नवजोत सिंह सिद्धू जी हैं, बल्कि प्रगट सिंह जी का नाम भी हम उपयोग में लाएंगे। लेकिन सबको साफ संकेत मिल गया कि पंजाब कांग्रेस का झगड़ा खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक बड़े झगड़े की बुनियाद रखी जा चुकी है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि पंजाब में चुनाव करीब है। सिद्धू और कैप्टन दोनों ही ये चाहते हैं कि चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा जाए। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर में अभी तक जो झगड़ा चल रहा था वो पंजाब के नेताओं में ताकत के संतुलन से जुड़ा था। सिद्धू चाहते थे कि उनको पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए, जबकि कैप्टन ये नहीं चाहते थे कि सिद्धू को किसी भी कीमत पर यह पद दिया जाए। लेकिन आखिरकार हाईकमान ने कैप्टन को समझा लिया और सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान सौंप दी, जिसके जरिए दोनों नेताओं के बीच ताकत का संतुलन बनाने की कोशिश हुई। पंजाब में कांग्रेस पिछला चुनाव बड़े बहुमत से जीती थी और वो चुनाव कैप्टन अमरिंदर के चेहरे पर ही लड़ा गया था। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में 77 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। उस वक्त सिद्धू कांग्रेस में नए थे और चुनाव से कुछ दिन पहले ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन सिद्धू की कैप्टन अमरिंदर से बनी नहीं। कैप्टन अमरिंदर ने अपने कैबिनेट में सिद्धू को शामिल किया था, लेकिन नाराज होकर सिद्धू ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अब दोनों नेताओं के बीच झगड़ा सुलझाने के लिए जब कांग्रेस हाईकमान माथापच्ची करने में लगी थी, उस वक्त सिद्धू और कैप्टन शक्ति प्रदर्शन में भी लगे थे।
कैप्टन ने लंच पर अपने घर विधायकों को बुलाया, जिसमें 60 विधायकों के पहुंचने की खबर आई। बाद में सिद्धू ने प्रदेश अध्यक्ष बनने पर एक कार्यक्रम किया, वहां भी 60 विधायक पहुंच गए। इसके बाद कैप्टन ने फिर डिनर डिप्लोमेसी की, डिनर पर विधायकों को बुलाया, इतने ही विधायकों के मतलब 60 विधायकों के वहां भी पहुंचने की खबर आई। यानी ताकत दिखाने में दोनों में कोई भी कम नहीं। अब कांग्रेस के कुल विधायक हैं 77 और 60 विधायकों के समर्थन का दावा दोनों नेता कर रहे हैं। इधर भी 60 विधायक, उधर भी 60 विधायक। मतलब ये तो पता चलना लगभग नामुमकिन है कि पंजाब कांग्रेस में कौन सा विधायक किसके साथ है। दोनों नेताओं का अपने साथ विधायकों का बहुमत होने का दावा है और 2022 में जब पंजाब में चुनाव होंगे तो कांग्रेस पार्टी के लिए यह तय करना मुश्किल हो सकता है कि वो सीएम पद का उम्मीदवार किसे घोषित करती है। इस बीच पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को अमृतसर दौरे पर दुकानदारों के विरोध का सामना करना पड़ा। सिद्धू वहां एक मंदिर के मेन गेट निर्माण के काम की शुरुआत के लिए पहुंचे, लेकिन इसकी जानकारी लगते ही कुछ दुकानों ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष का विरोध शुरू कर दिया। दुकानदारों ने, इन लोगों ने सिद्धू पर 4 वर्षों तक इलाके के लोगों की अनदेखी का आरोप लगाया। इस विरोध की वजह से सिद्धू का काफिला भी आगे नहीं बढ़ पाया, जिसके बाद उनके सुरक्षाकर्मी किसी तरह उन्हें बचाकर वहां से ले गए। इस दौरे पर उन्होंने वहां एक धार्मिक गुरु से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। सौभाग्य की एक बात यह है कि कांग्रेस के सारे नेताओं को मालूम है कि पार्टी में आला कमान का फैसला ही अंतिम होता है, लेकिन पंजाब में किसी को समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस आला कमान की मर्जी क्या है, जिसकी वजह से पंजाब में कांग्रेस के विधायक कभी सिद्धू के पाले में नजर आ रहे हैं, कभी उन्हें अपना भविष्य कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ रहने में सुरक्षित दिख रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई। वहां मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता हैं। बताया गया कि वहां के धारचूला में बादल फटने के बाद पानी अपने साथ मलबा और चट्टानें लेकर नीचे की तरफ बहने लगा, जिसने रिहायशी इलाके में पहुंचकर तबाही मचा दी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें बर्बादी के सबूत साफ दिखाई दिए। कई इमारतें तो मलबे में बदल गईं, जबकि कईयों को भारी नुकसान पहुंचा। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो अपने साथ बड़ी बड़ी गाड़ियां तक बहा ले गया। सामने आई एक तस्वीर में एक कार और एक ट्रैक्टर उल्टे पड़े नजर आए। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई दिया। लोगों के मकानों में भी कमर तक मलबा और पानी भर गया। कई लोग मलबे में ही फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए बचाव अभियान शुरू किया गया। सारी टीमें वहाँ चली गई हैं और जो भी जरूरी वहाँ के लिए इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। बादल फटने के बाद निचले इलाकों में भी खतरा बढ़ गया, जिसे देखते हुए लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने की हिदायत दी गई। इससे पहले उत्तराखंड के कई जिलों की तरह पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। बारिश की वजह से पिथौरागढ़ में कई बरसाती नाले उफान पर आ गए। और ऐसे ही एक बरसाती नाले की तस्वीर सामने आई पिथौरागढ़ के मुनस्यारी से। वहां पिछले कुछ दिनों से हुई तेज बारिश की वजह से बरसाती नाले में ऐसा उफान आया कि उसने सड़क को ही बंद कर दिया। रास्ता बंद होने के बाद लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते नजर आए। इसी खतरनाक रास्ते को पार करने की एक और तस्वीर सामने आई, जिसमें पास के गांव की कुछ महिलाएं सैलाब के बीच से गुजरती दिखी। तेज बहाव के बीच एक दूसरे की मदद से उन्होंने एक एक कर रास्ते को पार किया। बताया गया कि 2 दिन तक लगातार हुई बारिश की वजह से मुनस्यारी में कई जगह सड़कें टूट गईं और लोगों के सामने एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने की समस्या खड़ी हो गई। सौभाग्य की एक बात है कि पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में अब से कोई 12 साल पहले पहाड़ टूटने से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और तभी से भूगर्भ वैज्ञानिक ये चेतावनी दे रहे हैं कि ये इलाका रहने के लिए खतरनाक हो चुका है, जहां तेज बारिश के हर दौर में या तो सड़क पानी की धार में बह जाती है या फिर पहाड़ से गिरने वाली मिट्टी और चट्टानें सड़कों को तोड़ देती। जेडीयू की कार्यकारिणी बैठक में नीतीश को पीएम मटीरियल बताने वाला प्रस्ताव पास होने पर सियासी बहस छिड़ गई। वैसे तो एक दिन पहले हुई इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लगी थी, लेकिन नीतीश को पीएम मटीरियल बताने वाला प्रस्ताव पास होने के बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई। बीजेपी नेताओं की बातों से लगा कि वो इससे खुश नहीं है। मटेरियल का कमी नहीं है इस देश में। इस देश के जनता अपना मटेरियल चुन लिया है और जिसको मटेरियल समझता है उसको प्रधानमंत्री बनाए हुए हैं। तो वहीं आरजेडी ने इस बहाने नीतीश पर तंज कस दिया। यहाँ तो कोई पद खाली है नहीं, अफगानिस्तान का राष्ट्रपति का पद खाली है। अगर वहाँ प्रस्ताव ये लोग पास कर दें तो हम लोग विचार करेंगे। बात बढ़ी तो उसे संभालने जेडीयू नेता केसी त्यागी सामने आए। आप हमें अगर लड़वाना चाहते हैं तो आपको निराशा हाथ लगेगी। तो 2024 के पीएम होंगे, नरेंद्र मोदी जी पहले से ही उम्मीदवार हैं, वही उम्मीदवार होंगे। वैसे एक दिन पहले जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश को पीएम मटीरियल बताने वाले प्रस्ताव का सबने एक सुर में समर्थन किया था, जिसके बाद अटकलों का दौर चल पड़ा। वैसे ये पहली बार नहीं है जब नीतीश को पीएम मटीरियल बोला गया हो।
सबसे पहले उन्हें बीजेपी नेता और उनकी पिछली सरकार में बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके सुशील मोदी ने पीएम मटेरियल बताया था। कुछ दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा ने भी यही कहा। वो कुछ महीनों पहले ही जेडीयू में लौटे और उनके बयान देने के बाद एक बार फिर ये मुद्दा उठने लगा, जिसने जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक के बाद और तूल पकड़ लिया। वैसे जेडीयू का कहना है कि वो मिशन नीतीश पर काम कर रही है, जिसका मकसद बिहार की सियासत करने वाली जेडीयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है। लेकिन माना जा रहा है कि जेडीयू के ऐसा करने के पीछे बिहार के इस बार के चुनाव के नतीजे हैं, क्योंकि इन नतीजों के बाद माना जाने लगा कि बिहार में जेडीयू छोटे भाई और बीजेपी बड़े भाई की भूमिका के रूप में है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में बीजेपी की 74 और जेडीयू की 43 सीटें हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से नीतीश कुमार अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना चाहते हैं। इस बीच कुछ मुद्दों पर उनकी पार्टी की राय बीजेपी के विरोधियों से मेल खाती दिखी, जिनमें पेगासस जासूसी कांड की जांच की मांग शामिल है। नीतीश जातिगत गणना के मुद्दे पर भी बिहार में अपनी विरोधी पार्टी आरजेडी के साथ हैं और कुछ दिन पहले वो तेजस्वी के साथ पीएम से मिलने पहुंचे थे। यही नहीं, पता चला है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 200 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। हालांकि खुद नीतीश ने इस पर खुलकर कुछ नहीं बोला। उनकी पार्टी के बड़े नेता भी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 2024 का चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। सौ बात की एक बात यह कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार खुद को पीएम मटेरियल बताए जाने का सवाल मुस्कुराकर टाल जाते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के तमाम बड़े नेता उन्हें पीएम पद के लायक बताने में जुटे हैं, जिसे बिहार के बाहर जेडीयू के विस्तार की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन इस चक्कर में बीजेपी से रिश्ते न बिगड़ें, इसका ख्याल रखते हुए जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने साफ कर दिया कि 2024 के चुनाव में भी पीएम मोदी ही एनडीए का चेहरा होंगे और जेडीयू भी एनडीए में ही है। दिल्ली के बवाना से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने एक महिला पर लूटपाट की नीयत से हमला कर दिया। बताया गया कि वो महिला बैंक से 2.5 लाख रुपए कैश निकाल कर जा रही थी, लेकिन पहले से ही ताक में बैठे बदमाशों ने उस पर झपट्टा मार दिया। 25 अगस्त की इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो महिला नोटों का बंडल लेकर घर की तरफ जाती दिखी। इसी बीच बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाश भी वहां पहुंचे। उनमें एक महिला का पीछा करते हुए उसके पास पहुंचा और पैसे छीनने की कोशिश करने लगा। इस धक्का मुक्की में महिला सड़क पर ही गिर पड़ी। हालांकि महिला ने हिम्मत नहीं हारी और वो लुटेरे से भिड़ गई। उसने अपने थैले को पूरी ताकत से पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। महिला को चिल्लाते देख लुटेरा पीछे हटने को मजबूर हो गया। हालांकि वो दोबारा लौटा और सड़क पर गिरे 50,000 रुपए लेकर भाग निकला। सौबात की एक बात यह कि बवाना इलाका दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिले में है और हरियाणा की सीमा पर बसा ये जिला चोरी और लूट के मामले में दिल्ली का सबसे खतरनाक इलाका बन चुका है, जहां दिन दहाड़े महिला से लूटपाट की घटना बेहद गंभीर है, क्योंकि 3 बदमाश महिला का पीछा बैंक से ही कर रहे थे, जो बैंक की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल है। दिल्ली में 1 सितंबर से स्कूलों को खोले जाने से पहले दिशा निर्देश तय कर दिए गए। न्यूज 18 के दीपक रावत की रिपोर्ट है कि एक कक्षा में 50 बच्चे ही पढ़ाई कर सकेंगे, जबकि छात्रों को स्कूल बुलाने के लिए माता पिता की मंजूरी जरूरी होगी और कोई अगर अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहता तो उनको ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। जिन स्कूलों में राशन बांटने या वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, उस हिस्से में पढ़ाई लिखाई का काम नहीं होगा। स्कूल आने वाले छात्रों की रोजाना कोरोना के लक्षणों की निगरानी होगी। साथ ही आपस में अपना खाना, किताब या कॉपी साझा करने की मनाही रहेगी, यानी पढ़ाई लिखाई में काम आने वाली चीजें आपस में साझा करने से बैन किया गया है। इसके अलावा क्लासरूम में छात्रों को एक सीट छोड़कर बैठने की सुविधा को जरूरी किया गया। यही नहीं, स्कूलों में क्वारंटीन रूम बनाने के लिए भी कहा गया है, ताकि अगर किसी को क्वारंटीन करना पड़े तो दिक्कत ना हो। यूपी के बुलंदशहर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों पर एक दलित महिला से मारपीट और बदसलूकी का आरोप लगा। यह घटना 21 अगस्त की बताई गई, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने महिला के पति समेत 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। क्योंकि पुलिस ने जिस वायरल वीडियो के आधार पर यह कार्रवाई की, उसमें कुछ लोग इस महिला को एक चारपाई से बांधकर खेतों की ओर ले जाते दिखाई दिए। इस घटना का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक मकान के अंदर कुछ लोग महिला पर काबू पाने की कोशिश करते नजर आए। इस बात से वो इतनी भड़क गई कि उसने अपने बचाव में एक आदमी पर हमला कर दिया। हालांकि जैसे तैसे ये लोग महिला को पकड़ने में कामयाब रहे। इस दौरान वहां कुछ और लोग भी नजर आए, मगर किसी ने भी इस बदसलूकी का विरोध नहीं किया। पुलिस ने बताया कि महिला मानसिक रूप से कमजोर है। पड़ोसियों और पति से झगड़े के बाद उसने घर से भागने की कोशिश की, जिस वजह से उसके घर वालों को यह कदम उठाना पड़ा। लेकिन पुलिस ने महिला से हुई इस बदसलूकी को गंभीरता से लिया। बात बात पे घर वालों को, पड़ोसियों को गाली देती है। महिला के मानसिक इलाज के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। उधर इस मामले में पुलिस के दावों से उलट महिला का कुछ और ही कहना है। आई दिन लड़ाई करते हैं, लड़ाई कर करके मेरे पैसे मांगते हैं। ये मुझे फेंकने के लिए, मारने के लिए ले जा रहे हैं जान से। खबर है कि पीड़ित ने 1 हफ्ता पहले थाने में शिकायत की थी।
सौभाग्य की बात है कि बुलंदशहर पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद महिला को चारपाई से बांधकर पीटने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन जबकि महिला का आरोप है कि उसने 1 हफ्ता पहले ही थाने में शिकायत दर्ज करा दी थी, लेकिन तब पुलिस ने उसकी शिकायत की अनदेखी की और अब महिला की दिमागी हालत पर सवाल उठा रही है, जिसकी अभी मनोचिकित्सक से जांच तक नहीं कराई गई। ट्रेनों में सफर महंगा हो सकता है। न्यूज़ 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि रेल मंत्रालय ने गरीब रथ में भी AC 3 इकोनॉमी क्लास के डिब्बे लगाने का प्लान बनाया है, जिससे इन ट्रेनों में किराया बढ़ना तय है। हालांकि अभी इस्तेमाल होने वाले AC 3 क्लास के मुकाबले AC 3 इकोनॉमी क्लास में यात्रा सस्ती होगी, लेकिन जब यही डिब्बे गरीब रथ में लगेंगे तो उनमें सफ़र महंगा हो जाएगा। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अभी करीब 800 किलोमीटर के सफ़र के लिए AC 3 का किराया 1175 रुपये लगता है, जबकि इतनी ही दूरी के लिए AC 3 इकोनॉमी में यात्रा पर 1085 रुपये खर्च करने होंगे, जबकि गरीब रथ से इतनी दूरी तय करने के लिए अभी 815 रुपये ही चुकाने पड़ते हैं। यानी इस हिसाब से AC 3 इकोनॉमी के कोच लगने पर गरीब रथ ट्रेनों का किराया बढ़ना तय है। देश में कुल 26 जोड़ी गरीब रथ ट्रेनें अलग अलग रूटों पर चल रही हैं।